चलिए, कल मैंने नमपाई मॉड्यूल के बारे में आपको बताया था। नमपाई मॉड्यूल हमें एक डेटा टाइप प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एनडी एरे। और उस डेटा टाइप का पर्पस होता है एरे को रिप्रेजेंट करना। तो आज हम एरे बनाना सीखेंगे। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो हमारा जो एनडी एरे नाम का डेटा टाइप है, एनडी एरे डेटा टाइप, इस डेटा टाइप के थ्रू हम मल्टी डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे 1D एरे रिप्रेजेंट करना है तो भी इस डेटा टाइप का यूज होगा। मुझे 2D एरे रिप्रेजेंट करना है तो भी इसी डेटा टाइप का यूज होगा। और अगर मैं 3D एरे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो भी इसी डेटा टाइप का यूज होगा। और अगर मैं एनडी एरे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो भी इसी का यूज होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया एनडी एरे। इसलिए डेटा टाइप का नाम है एनडी एरे, एन डायमेंशन एरे। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो 1D एरे हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। 2D एरे हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। 3D एरे अगर हम देखें तो 3D एरे का काम होता है कलर इमेजेस को रिप्रेजेंट करना। कलर्ड इमेजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D एरे। 4D एरे का काम होता है वीडियो को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक प्रोग्रामिंग में। कॉन्सेप्ट जरूर एन डायमेंशन एरे बना दिया गया है, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादातर 4D एरे तक जाते हैं। उसके आगे की हमें जरूरत नहीं पड़ती। 4D एरे का काम है वीडियो को रिप्रेजेंट करना। आपके पास कोई एक MP4 फाइल है, उस MP4 फाइल को अगर आप पाइथन के प्रोग्राम में किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल 4D एरे होगा। और अगर कोई कलर इमेज है, उस कलर इमेज को पाइथन के प्रोग्राम में आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल 3D एरे होगा। और कोई आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है, मान लो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल के डेटा को आप पाइथन के प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप एक्सेल फाइल की जगह उसका कोई एक कॉलम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सेल फाइल के अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम को पाइथन में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए 1D एरे यानी वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मैक्सिमम 4D एरे तक जाते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली एन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमारा होता है। तो मैं आपको 1D 2D अभी पढ़ाऊंगा नमपाई पढ़ाते समय, और 3D 4D आपको मैं तब पढ़ाऊंगा जब आप लोग मशीन लर्निंग और एआई पढ़ेंगे। तो जिनका कोर्स मशीन लर्निंग एआई होगा वो 3D 4D एरे भी पढ़ेंगे, और जिनका कोर्स सिर्फ डेटा एनालिटिक्स होगा वो लोग सिर्फ 2D एरे तक पढ़ेंगे, उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो फिलहाल हम 1D एरे से शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो क्वेश्चन आता है कि 1D एरे को बनाया कैसे जाए प्रोग्राम के अंदर। अगर मुझे 1D एरे बनाने हैं तो कैसे बनाया जाए। तो 1D एरे को बनाने के 10 तरीके हमें कम से कम दिए गए हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम 10 तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं नमपाई के अंदर 1D एरे बनाने का। उनमें से पहला तरीका है, नमपाई के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एरे। इस एरे फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक नमपाई एनडी एरे बना सकते हैं जो 1D एरे होगा। ठीक है। और एरे के एरे फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें यहाँ पे क्या पास करना है, कोई भी लिस्ट पास कर सकते हैं, टपल पास कर सकते हैं, रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस पास कर सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पास कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर फिलहाल एक लिस्ट पास कर दी। तो अब इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को कॉपी करके एरे के अंदर रख दिया जाएगा।
लिस्ट को एरे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लिस्ट से एलिमेंट को कॉपी करेंगे और एक नया एरे बनेगा। और अब मान लीजिए आपने उसे एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो जो ए नाम का वेरिएबल है कॉन्सेप्चुअली ये हमारा 1D एरे है, सिंटैक्टिकली ये हमारा ND एरे होगा। तो अब यहाँ पर आपने जो ए है इसको अगर मैं नाम दे रहा हूं तो इट इज 1D एरे कॉन्सेप्ट वाइज, और इसको हम क्या बोलेंगे, ND एरे डेटा टाइप वाइज। तो अगर हम डेटा टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो ए वेरिएबल का डेटा टाइप जो होगा वो ND एरे होगा, कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये हमारा 1D एरे। अब अगर मैं यहाँ पर इस बात को दिखाऊं, प्रिंट करा मैंने एरे को, तो प्रिंट हो गया एरे की तरह। और अगर मैंने इसका टाइप निकाला, टाइप ऑफ ए, तो इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, ND एरे। तो देखने में ये लिस्ट की तरह ही लग रहा है, एरे देखने में लिस्ट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा आंखों को ध्यान से आप अगर फोकस करवाओगे तो लिस्ट में और एरे में बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा डिफरेंस है आउटपुट वाइज। मान लीजिए लिस्ट है, मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया, देखो आंखों को, बस यही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है और पूरी तरह से नॉन टेक्निकल है ना। तो लिस्ट का आउटपुट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, एरे का आउटपुट भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। सिर्फ जिसने प्रोग्राम बनाया है उसे पता है कि ये क्या है। और एक हल्की सी पहचान है कि लिस्ट के एलिमेंट स्पेस के साथ आपको दिखाई देंगे आउटपुट में, और सॉरी लिस्ट के एलिमेंट कॉमा के साथ दिखाई देंगे और एरे के एलिमेंट स्पेस के साथ दिखाई देंगे। बस ये नॉन टेक्निकल डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर अगर आप एरे को अगर आप एरे को बना रहे हैं और एक लिस्ट से बना रहे हैं, तो सर लिस्ट में तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। भाई देखो ना, आप लिस्ट से एरे बनाएंगे तो ये हम कह सकते हैं कि सर इसमें तो फ्लोट भी हो सकता है। और आपने कल कहा था कि एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है सिमिलर टाइप के एलिमेंट का सीक्वेंस। एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे मतलब एक टाइप के ही एलिमेंट का सीक्वेंस क्या है हमारा, एरे है। ठीक है, तो अब जब आप एरे फंक्शन को एक लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट से फिर एरे हमारा निकाला जाता है, तो इंटरनली सारे एलिमेंट को एक टाइप का कर दिया जाता है। तो इस लिस्ट के एलिमेंट को जब एरे में लाया गया होगा तो सबको एक ही टाइप का बना दिया गया होगा। अब वो एक टाइप क्या होगा या तो मैं बताऊंगा, और अगर मैं नहीं बताता हूं तो एरे फंक्शन ऑटोमेटिकली जो बेस्ट पॉसिबल टाइप होगा इन चारों एलिमेंट के लिए अपने आप इसको दे दिया जाएगा। तो अब सोचो,
अगर इन सबको इंट में बना दिया जाए तो डेटा का नुकसान हो जाएगा, 4.5 से 0.5 चला जाएगा, 4 रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इन सबको फ्लोट बनवा दूं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा डेटा का। एरे फंक्शन इंटरनली पहले ये काम करेगा, हमारे हर एलिमेंट का टाइप कन्वर्जन फैक्ट टाइप में लाएगा और इस केस में हमें फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। और एरे के अंदर जब 10 आएगा तो 10.0 बनकर आएगा, 20.0, 30.0, 4.5। काहे जीरो? तो जीरो दिख नहीं रहा है, पॉइंट लगा दिया है, देखो ऊपर पॉइंट नहीं था। अगर इंटीजर एलिमेंट होगा तो पॉइंट नहीं आ रहा है, अगर फ्लोटिंग एलिमेंट है तो उसके आगे अगर आपने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर लिखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो सिर्फ पॉइंट लगाकर छोड़ दें। अब सर चलो यहाँ तो समझ में आ गई बात, अब बताओ क्या होगा। एक स्प्रिंग भी है, तो एक तो तरीका यही है कि भाई लिस्ट जब तक है तब तक सही है, लेकिन उस लिस्ट से जब आप एरे बनाएंगे तो ये नहीं हो सकता है, सारे एलिमेंट को एक ही टाइप का होना पड़ेगा। तो अब बेस्ट पॉसिबल टाइप क्या हो सकता है? अभी इससे पहले इंट और फ्लोट में हमने रिजल्ट देखा, फ्लोट बना दिया गया। इस बार इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। अब क्या करें कि एरर को बचाया जा सके, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, सबको स्ट्रिंग बना देगा और एरर बचा देगा। सबको स्ट्रिंग बना दिया, 10 इंटीजर को स्प्रिंग कर दिया, 20 को स्प्रिंग कर दिया, 30 को स्प्रिंग, सबको स्प्रिंग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हर एलिमेंट का टाइप, हमारा जो टाइप है वो दे दिया जाता है। अब ये कुछ ज्यादा खास सेंसिबल नहीं रहा, क्योंकि ऐसा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें एरे के अंदर एलिमेंट स्ट्रिंग है, तो इस पर हम स्टैटिस्टिक्स के खास ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। मतलब बस एक काम हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, हाँ, बस एरर आने से बचा लिया। अब हम पाइथन से कह सकते हैं कि भाई हमें एरे के अंदर इंटीजर टाइप के ही एलिमेंट चाहिए, अपना दिमाग मत लगाओ, जो हम कह रहे हैं सबको उसी का बना दो। नुकसान होगा तो हमारी जिम्मेदारी है, एरर आएगी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसे कहेंगे? तो एरे फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया कोई भी सीक्वेंस जो आप पास करना चाहते हैं, करिए। सेकेंड आर्गुमेंट हम दे सकते हैं डी टाइप। डी टाइप नाम का जो सेकंड आर्गुमेंट है, इसमें आप बताइए हर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या रखना चाहते हैं। जो आप यह बताएंगे वो हर एलिमेंट का डेटा टाइप हो जाएगा। ये मत कहना कि एरे का डेटा टाइप है, एरे का डेटा टाइप तो एनडी एरे है, एरे का डेटा टाइप एनडी एरे है। यहाँ पर आप जो डेटा टाइप बता रहे हैं वो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका टाइप बता रहे हैं। अब टाइप कैसे बताएं? पाइथन तो टाइप होते ही नहीं है, मतलब होते हैं लेकिन हमने तो आज तक कभी बताया ही नहीं। सोचो, अगर हम पाइथन में कभी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो क्या हमने कभी ऐसे लिखा इंट एक्स? हम तो कभी ऐसे करते ही नहीं है। टाइप तो हम बता नहीं रहे, होते हैं टाइप बट हम नहीं बताते। तो क्या करा, नंपाई मॉड्यूल ने अपने अंदर कुछ डेटा टाइप बनाए। आप यहाँ पर नंपाई के डेटा टाइप को बताएंगे, पाइथन के डेटा टाइप को नहीं बताएंगे, नंपाई के डेटा टाइप को बताएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे np डॉट नंपाई के डेटा टाइप का नाम। तो नंपाई के अंदर कितने डेटा टाइप है? होंगे 20-25 डेटा टाइप, है ना। सबको याद करना पड़ेगा, एक दो तो करने ही पड़ेंगे, सब मत करो तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक याद कर लिया, कौन सा? इंट। इस एक से 10 बन जाएंगे। अब कैसे बन जाएंगे 10 वो देखो। तो जब आप यहाँ लिखोगे np डॉट इंट, तो इंट के साथ 8 लगा सकते हैं। दूसरा हो गया np डॉट इंट 16, ये दो अलग डेटा टाइप हो गए। np डॉट इंट 32, np डॉट इंट 64। ठीक है, और बनाओ np डॉट u इंट 8, np डॉट u इंट 16, np डॉट u इंट 32,
NP डॉट U इंट 64, सर 8 तो यही हो गए। एक वर्ड याद रखा मैंने इंट, उससे मैंने 8 निकाल लिया। अब सर ये है क्या क्या, इन्हें बताइए। तो इंट 8 जो डेटा टाइप होगा, हर एलिमेंट मेमोरी में 8 बिट्स कंज्यूम करेगा। तो 8 क्या है, मेमोरी कंजप्शन इन बिट्स। तो 8 बिट्स का मतलब कितने बाइट हो गया, 1 बाइट। तो हर एलिमेंट, अगर मैं यहां पर लिख दूं 8, तो इसका मतलब है हर एलिमेंट का मेमोरी कंजप्शन 1 बाइट होगा। 1 बाइट स्टोरेज में हर एलिमेंट स्टोर होगा। तो टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बाइट लगेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर 16 कर दोगे, तो आप हर एलिमेंट को 2 बाइट मेमोरी में स्टोर करेंगे। 16 बिट्स का मतलब है 2 बाइट्स मेमोरी हो गई। तो सर मैं क्यों मेमोरी खर्चा बढ़ाऊं अपना, मैं तो 8 में ही रखूंगा फिर। तो खर्चा नहीं बढ़ाओगे तो समस्या आएगी कि अगर आप इंट 8 डेटा टाइप के साथ जाओगे, तो -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू स्टोर कर पाओगे। तो अगर आपको एरे में अपनी एज रखनी है, तो समझ में आता है किसी जो एज है वो लगभग 127 तक की होती है। एक्सेप्शनली किसी की एज होगी इससे बड़ी। किसी को अपनी सैलरी रखनी है, तो शायद इंट एक डेटा टाइप सही नहीं होगा, क्योंकि सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 5 लाख है, तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। तो फिर आपको मेमोरी और बढ़ानी पड़ेगी। तो आप कहाँ जाओगे, इंट 16 पे जाओगे। तो जो इंट 16 है, इंट 16 का जो मेमोरी रेंज है वो कितना है, -327768 से लेकर +32767। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट रट लो, क्योंकि रटने वाली बात हो गई। इसका फार्मूला भी आता है, अगर आप निकालना चाहते हो तो मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है कि कहाँ से आया नंबर ये बात उस समय की है जब सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद सी पढ़कर नहीं आए होंगे, तो आपको ये बात शायद ना पता हो, मैं इसलिए बता दूं। -2 की पावर माइनस भाग 2, अभी मैं लिखूंगा पूरा, +2 की पावर माइनस। ये फार्मूला है, रट लो, समझ लो, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। एन नंबर ऑफ, एक मैं रख के दिखा देता हूँ, अपना दूसरा अपने आप देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले में रख दूं -2 8 - 1, क्योंकि इस वाले का निकाल रहा हूं मैं, तो बिट्स कितनी है 8, से लेकर +2 की पावर 7 - 1। तो 2 की पावर 7 से लेकर 2 की पावर 7 - 1। एक बार मैं चेक कर लूँ फार्मूला कि -1 है या नहीं। जरा गुणा करना उंगलियों पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। सही है। से लेकर 128 कितना आएगा, -1 कितना हो गया, 170। तो इसी तरह 16 वाले का निकालोगे, 32 का निकालोगे, 64 का निकालोगे। तो ये इन चारों पर काम करेगा फार्मूला। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये इन चारों के लिए है।
अब अगर हम बात करें यू, तो यू शब्द का मतलब यहां पर है अनसाइंड। जो यू शब्द है इसका मतलब है अनसाइंड। अनसाइंड में साइन नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं हो सकते। जैसे किसी को अपनी एज स्टोर करनी है तो किसी की एज नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इंट 8 की जगह यू इंट 8 लगाओ। अनसाइंड, नेगेटिव अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप एरे के एलिमेंट को पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं, नेगेटिव एलिमेंट रखना ही नहीं चाहते, तो आप क्या रखेंगे, यू इंट 16। लेकिन सर अब ये बताओ कि जब अनसाइंड रखेंगे तो इसकी रेंज -128 तो होगी नहीं। अब इसकी रेंज शुरू कहां से होगी, 0 से। तो जो -128 वाला क्वेश्चन था, इधर जोड़ दो, कितना हो गया, 0 से लेकर 255। तो अगर आप इंट 8 की रेंज देखें तो -128 से +127 होगी, और यू इंट 8 की रेंज देखोगे तो जो इधर वाला हिस्सा है वो इसमें जोड़ दो, शुरू करो 0 से, कितना हो गया, 0 से 255। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके 65,536, 35। अब 32 का गुणा भाग आप कर लो, 64 का कर लो। तो लमसम याद रखो, 9 डिजिट की वैल्यू इंट 32 में स्टोर हो जाती है, और 18 डिजिट की वैल्यू लगभग इंट 64 में स्टोर हो जाती है। तो लमसम याद रख लो, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट रेंज फार्मूला मैंने आपको बता दिया दोनों। इस वाले फार्मूले में नेगेटिव पोर्शन को प्लस वाले पोर्शन में ऐड कर दो। चलिए, तो इस तरह से ये हो गए इंट वाले। अब इसी तरह से फ्लोट वाले, फ्लोट 8, 16, 32, 64, यू फ्लोट। तो 8 और 8 16 डेटा टाइप हो गए, बहुत है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे होंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, होते और भी होंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने एक उठाया, इंट 16 उठा लिया मैंने। तो अब इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि इस एरे में हर एलिमेंट जो आए उसका डेटा टाइप इंटीजर हो, जो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव अलाउड है, क्योंकि मैंने ये इंट नहीं लगाया। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट से क्या बोलेंगे, साइंड इंट, है ना। इसको एस नहीं लिया है, लेकिन सिंपली इंट है, साइंड इंट। यू मतलब अनसाइंड इंट, अनसाइंड मतलब सिंपल नहीं लगा सकते माइनस वाला। चलो, तो अब ये बताओ सर, ये तो चलो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसका क्या करोगे, ये तो इंटीजर है ही नहीं। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा, और अगर ये नहीं हो पाया तो एरर आएगी। हमने कहा हो तो जाएगा ही, नुकसान कर लिया आपने अपना। अब आप जिम्मेदार हो नुकसान करने के, क्योंकि हमने थोड़ी कहा था बताने के लिए बता हुआ, हम तो अपने आप डिटेक्ट कर ही रहे थे, जो बेस्ट टाइप होगा अपने आप कर देंगे हम, बट आप नहीं माने, तो जैसा आपने कहा उसके अकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है, और सर मान लीजिए सिचुएशन ये वाली होती, और यहां पर मैं ऐसे लिख दूं हाय, और मैं क्या दूं जी, सबका फ्लोट बना दो। तो इसका फ्लोट बनाने में समस्या नहीं है, इसका, ये तो फ्लोट है ही, समस्या ही समस्या है। हाई को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर देना, फ्लोट में हो सकता ना इंट में हो सकता। तैयार रहो, किसके लिए, एरर के लिए। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, बाकी सब हो गए होंगे, यही नहीं हो पाया। तो एरे का मतलब है सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट। जब हम टाइप नहीं बता रहे हैं तो बैक टाइप ऑटो डिटेक्ट करके कर दिया जा रहा है, हम बताना चाहें तो बता भी सकते। काफी लोगों ने अपना नाम प्रॉपर नहीं लिखा है, और स्टूडेंट आईडी मेंशन नहीं करी है। जिन लोगों ने अपना नाम और स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी है वो मेंशन कर दें, माइट भी 10-15 मिनट बाद आप क्लास से रिमूव हो जाओगे, है ना। तो फिर आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, कॉल करोगे, परेशान हो गए। बेटर है कि आप जब भी क्लास ज्वाइन करें, ये 2 काम जरूर किया करें, अपना नाम और अपनी स्टूडेंट आईडी प्रॉपर मेंशन करें। 2-3 दिन ऐसा कर लेना, है ना, फ्रस्ट्रेशन होगी लेकिन कर लेना, उसके बाद जूम अपने आप याद कर लेगा, है ना, फिर आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम तो मैंने बता दिया, बाकी आगे के जिम्मेदार आप खुद होंगे।
चलिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि एक यू वाला करके दिखाइए सर, और थोड़ा सा यहाँ पर ही रुकिए और ये करके दिखाइए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर int 8 लिखा, तो अभी आपने बताया int 8 में -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू हमारी आती है। ठीक है, मुझे नहीं बताना अपना नाम और आईडी, जो जूम का पार्टिसिपेंट लिस्ट है उसमें जाके चेंज करना है। अपने नाम के आगे जाओ, जूम में रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां अपना नाम बताना है। चलिए, तो अब यहां लिख दिया मैंने, मान लीजिए 130, तो क्या ये एरर है? क्योंकि 130 तो int 8 की रेंज से बाहर है, int 8 की रेंज तो -128 से +127 है, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो देखो। तो ये मान लीजिए आपका -128 और ये आपका +127। अब अगर आप आगे की वैल्यू लाते हैं 128, तो वो उसको राउंड करके यहाँ पर फिट कर दिया जाएगा और वो हो जाएगी -128। अगर आप 129 लेकर आते तो वो इधर सेकंड नंबर पर राउंड होती और वो हो जाती -127। तो अगर आप 130 लाए हैं तो 130 इधर क्या बन जाएगी हमारी, -126 बन जाएगी। कोई सेंस बना नहीं इसका, बस ये एरर बचा ली गई, और एरर बचाने पर यहाँ पर वैल्यू क्या बनकर आएगी, इसका आंसर मैंने आपको दिया। तो अगर आप अपना डेटा टाइप जो लिखकर बैठे हैं, अगर उसकी जो हमारा रेंज है, आपकी वैल्यू उस रेंज को क्रॉस कर रही है, तो एरर ना देकर ये राउंड कर देता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आपने -129 लिखी होती तो इधर 128 हो जाती, इधर सॉरी 127 हो जाती। इधर आपने -129 लिखी होती या 130 लिखी होती तो इधर चलना शुरू हो जाता है, इधर पीछे की तरफ। बराबर। दूसरा, मान लीजिए आपने यहाँ पर यू इंट कर दिया, यू इंट 8, मतलब आप अनसाइंड वैल्यू का आप स्टोर नहीं कर सकते, आपने -10 कर दिया, तो माइनस वैल्यू तो अलाउड ही नहीं है हमारी इसमें। देखो क्या होगा, चलिए कहाँ से आ गया 240। वही पिक्चर बनाओ, दिमाग के अंदर बनाओ, कागज पे बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, समझना तो पड़ेगा ही। जीरो से लेकर कहाँ शुरू हो रही है, 255 तक। ठीक है, अब यहाँ पर -1 -2 -1 255 हो गया, -2 254 हो गया, करते करते कहीं ना कहीं 240 भी आएगा, तो वही हमारा हो गया 240। चलिए, तो एरे बनाने का मैंने आपको एक तरीका बताया, और वो एक तरीका हमारा क्या है, आप किसी भी सीक्वेंस का यूज करके एरे बना सकते हैं, जिसमें आप साथ में अपना डी टाइप बता सकते हैं कि उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका डेटा टाइप आपने क्या रखना है। जब आप नहीं बताते हैं तो जो बेस्ट टाइप होगा वो अपने आप डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा तरीका एरे बनाने का, एरे बनाने का एक और तरीका, जिसमें हम एरे फंक्शन यूज नहीं करते हैं, जिसमें ए रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। ए रेंज फंक्शन का यूज करके हम क्या बनाएंगे, अपना एरे बनाएंगे। ए रेंज फंक्शन उसी की तरह है जो हमने पाइथन के अंदर क्या पढ़ा था, रेंज फंक्शन पढ़ा था। इसके अंदर भाई स्टार्ट, स्टॉप,
स्टेप, है ना। स्टार्ट ना देने पर 0 हो जाएगा, स्टेप ना देने पर 1 माना जाएगा, सेम कहानी है। तो मैंने लिख दिया 1,10,2। तो इससे हमारा एलिमेंट जनरेट होंगे कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, और वो एरे में जाके स्टोर हमारे हो। ठीक है, और अगर मुझे अरेंज फंक्शन का यूज करना है और मैंने यहाँ लिख दिया सिर्फ 10, बताओ फिर एरे में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। जब हम रेंज फंक्शन में स्टार्ट नहीं देते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करता है वो, 0 से करता है, तो ये भी 0 से ही करेगा। और हमने स्टेप अगर नहीं दिया है और जो सिंगल वैल्यू लिखी है वो क्या मानी जाएगी, एंड। ठीक है, तो 0 से लेकर 9। और अगर मैं ऐसे लिख देता 5,10, तो 5 से स्टार्ट होगा, 10 पर एंड होगा, स्टेप 1। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर ए रेंज और रेंज में फर्क क्या है। तो हमने कहा पहला डिफरेंस तो आप देखो अभी, ए रेंज में आप अपने नंबर को फ्लोट बना सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप फ्लोट हो सकते हैं, जबकि रेंज फंक्शन में तीनों इंटीजर होने चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए रेंज फंक्शन में हम नंबर दे सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, जबकि रेंज फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते थे, इंटीजर ही दे सकते थे, फ्लोट वहां पर अलाउड नहीं है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई क्या डिफरेंस रहा रेंज फंक्शन और ए रेंज फंक्शन का, क्या बताएंगे इसे। पार्ट ऑफ पाइथन, पाइथन का पार्ट है। तो पाइथन का पार्ट तो अरेंज नहीं है क्या, ये पाइथन से बाहर कोड लिख रहे हो आप, हमने पार्ट का मतलब है पाइथन सेटअप के साथ आया हुआ है, अलग से लाने की जरूरत नहीं है, तो पाइथन ये भी हम साइंस समझना है कि पार्ट ऑफ पाइथन का मतलब पाइथन सेटअप के साथ आया हुआ है। अरेंज फंक्शन पाइथन का पार्ट नहीं है, आपको थर्ड पार्टी मॉड्यूल नमपाई में मिला हुआ है, तो इसको मैं पार्ट ऑफ नमपाई बोलूंगा, पार्ट ऑफ नमपाई। तो जहां पाइथन है वहां ए रेंज नहीं मिलेगा, जहां पाइथन के साथ नमपाई मॉड्यूल है वहां मिलेगा, और जहां पाइथन है वहां पर रेंज मिलेगा, चाहे मॉड्यूल कोई हो या ना हो। ये इसका साइंस होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ जो थोड़ा टेक्निकल अच्छा वर्ड है, पार्ट ऑफ, या मैं ही लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन। अब सही, ये हमारा स्टैंडर्ड पाइथन का पार्ट है, और ये हमारा नमपाई का पार्ट। अब ज्यादा आपको साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियरली किया है। दूसरा डिफरेंस है कि हमारा जो रेंज फंक्शन है टेक्स ओनली इंट आर्गुमेंट, मींस जो आपका स्टार्ट एंड स्टेप है ये सिर्फ इंट आर्गुमेंट होने चाहिए, जबकि जो ए रेंज है टेक्स इंट और फ्लोट एज आर्गुमेंट।
इंट भी एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट भी करेगा, स्ट्रिंग ये भी नहीं करेगा। तीसरा डिफरेंस क्या है? बात करेंगे रुचि आपकी अभी। तीसरा डिफरेंस क्या है? रेंज फंक्शन रिटर्न्स करता है एक सीक्वेंस के लिए, जबकि ए रेंज फंक्शन रिटर्न्स करता है एनडी एरे। तो रेंज फंक्शन से एरे नहीं बनता, एक सीक्वेंस बनती है, और उस सीक्वेंस से आप लिस्ट, टपल, साइड, एरे कुछ बना सकते हैं। ए रेंज फंक्शन सीधे सीधे आपको एनडी एरे देगा। क्या फर्क पड़ेगा? सीक्वेंस मिला, एनडी एरे मिला, ऑपरेशन। रेंज फंक्शन जो सीक्वेंस बनी है उस पर हम हर स्टैटिस्टिक्स वाला ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, बट ए रेंज से जो हमें मिल रहा है वो एनडी एरे है, और एनडी एरे पर हम स्टैटिस्टिक्स के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने अभी, उसका आंसर देते हैं। अगर यहाँ पर मैं यू इंट की बात करूं, तो यू इंट की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। अगर मैं यहाँ 256 करूंगा तो क्या ये माइनस में चला जाएगा? क्योंकि माइनस में तो यू चलता ही नहीं है, अनसाइंड है। तो एरर आएगी या 0 पर चला जाएगा ना, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जब भी हम रेंज के बाहर जा रहे हैं, तो जो भी बाहर हो रहा है वो हमारी रेंज के अंदर राउंड करके दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए। नंबर कितना बढ़ा दिए? घूमता रहेगा, उसी बाउंड्री में घूमता रहेगा, एरर नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। एंटी एरे बनाने के दो तरीके बता दिए, पहला एरे फंक्शन और दूसरा ए रेंज फंक्शन। तीसरा देखो ना, अब हम थोड़ा फास्ट होंगे क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा, हम क्यों पढ़ रहे थे इतना स्लो? क्योंकि चीजें हमारी समझ में आनी जरूरी थी, अब समझ में आ गई। आगे डी टाइप का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही रहेगा, अब मैं बार बार डी टाइप पे डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका है हमारा np डॉट जीरो। जीरो फंक्शन क्या करेगा? एक एरे बनाएगा और इस एरे के सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन वो सारे का मतलब क्या है? कितने? 10, 20, 50, 60, 100, साइज आपको बताना पड़ेगा। तो जीरोस फंक्शन में एक आर्गुमेंट आपको देना होता है। वो आर्गुमेंट क्या होता है? एरे जो बनेगा उसका साइज। और उस एरे के अंदर वैल्यूज क्या होंगे वो आपको नहीं बताना है, वो फंक्शन को पता है कि वो 0 रखनी है। तो यहाँ पर आपने अपना साइज बताया, लेटर सपोज 5। तो 5 क्या है आपका? ये साइज। अब जब हम एरे को प्रिंट कराएंगे तो जो हमारा एरे प्रिंट होगा उसमें 5 जीरो होंगे। बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट लेगा, 0.0.0 और अगर मैं लिख दूं यहाँ डी टाइप इक्वल टू इंट, तो ये जीरो इंटीजर वाले जीरो आ जाएंगे। तो नंबर जब भी डिसाइड करना होता है नंपाई को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर फ्लोट को रखा है कि जब आप नहीं बताओगे तो नंबर के मामले में ये सबसे पहले फ्लोट को पकड़ेगा। एक और तरीका एरे बनाने का, बंस। बंस फंक्शन का यूज करके भी आप एक एरे बनाते हैं जिसमें हर एलिमेंट वन से इनिशियलाइज होगा।
अब आप बोले सर मुझे एक एरे बनाना है जिसको मुझे 10 से इनिशियलाइज करना है, तो कैसे होगा? या आप ऐसे बोले कि सर मैं ऐसे एरे का क्या करूंगा जिसकी हर वैल्यू 0 है, या मैं ऐसे एरे का क्या करूंगा जिसकी हर वैल्यू 1 है। तो आपको आंसर दिया गया कि भाई इनिशियल मतलब शुरुआत में ऐसा है, आगे तो एरे बदल सकता है। एरे हमारा मॉडिफाइबल होता है, अपनी वैल्यू को बदल सकता है। तो एरे साइज में नहीं बदलेगा। एरे का साइज आपने 5 कर दिया, अब 6 नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें एक और एलिमेंट अपेंड कर दो लिस्ट की तरह, या 2 एलिमेंट डिलीट कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। एरे साइज के मामले में हमारा कैसा है, अनमॉडिफाइबल, इम्यूटेबल। साइज वाइज एरे नहीं बदलेगा, लेकिन वैल्यू वाइज एरे म्यूटेबल है। तो ये बड़ा ट्रिकी है कि एरे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो दोनों ही है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट बताना होगा। जैसे आप फटाक से कह देते हो टपल इम्यूटेबल है, नहीं बदलेगी, ना तो एलिमेंट बदलेगा ना साइज में बदलेगी। लिस्ट म्यूटेबल है, साइज में बदल जाएगी, आप अपेंड कर दो और एलिमेंट ऐड कर दो, डिलीट कर दो, किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दो, पूरी तरह से मॉडिफाइबल है। एरे में समझना पड़ता है, सब्जेक्टिव आंसर है। एकदम से आप नहीं कह सकते कि इम्यूटेबल के म्यूटेबल, क्योंकि दोनों ही आंसर गलत होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा एरे साइज में हमारा कैसा है, इम्यूटेबल है, साइज में नहीं बदलेगा, वैसे मॉडिफाइबल है, वैसे म्यूटेबल। ठीक है, तो अब अगर आपने मुझसे कहा कि ऐसे एरे का मैं क्या करूंगा जिसका हर एलिमेंट 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई अभी 0 है, ऐसे कर लो, लास्ट एलिमेंट की वैल्यू आप 50 कर दो। तो -1 इंडेक्स कौन सा हो गया, लास्ट एलिमेंट का। तो एरे पर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग वो सब चलती है जो लिस्ट पर हम लोग चल कर आएंगे। लिस्ट में जैसे 0 से इंडेक्स शुरू होता है और लास्ट एलिमेंट -1 से इंडेक्स शुरू होता है, एरे के अंदर भी यही। स्लाइसिंग जैसे वहां पर होती थी यहाँ भी होती है। तब आप एरे को प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में 50 आ। ठीक है, तो जब आप यूजर से एलिमेंट लेकर एरे में रखोगे तो पहले एरे बनाना पड़ेगा। अब जब बनाओगे तो बताना पड़ेगा, क्योंकि एरे में हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो आप बताइए इनिशियली क्या रखनी है। तो आप इनिशियली 0 रख लेते हैं, बाद में यूजर से लेकर उसमें हम चेंज कर देंगे और अपना यूज करते रहेंगे जैसे करेंगे। ठीक है, चल। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि सर मैं एक ऐसा एरे बनाना चाहता हूँ जिसका साइज तो 5 हो, लेकिन इनिशियली सारी वैल्यू 10 हो। इनिशियली ऐसा मत करना कि पहले 0 0 का बना दिया और सबको फिर 10 10 10 कर दिया, ऐसे नहीं करना है। इनिशियल मतलब पहली बार में, शुरुआत में ही 10 10 आ जाना चाहिए। उसके बाद में बदलना चाहूंगा तो बदल लूँ। तो फिर आप बोलोगे, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो इनिशियली 20 चाहिए। तो अब ऐसा थोड़ा ना कि जैसे जीरो फंक्शन है, वंस है, तो टूज भी होगा, थ्रीज भी होगा, टेंस भी होगा। तो ऐसे कहाँ तक बनाएंगे 90 वाले फंक्शन? तो एक ही फंक्शन बना दिया जिसका नाम है फुल। फुल फंक्शन कह रहा है कि मुझे दो चीज चाहिए, पहला साइज और दूसरा इनिशियल वैल्यू। तो फुल फंक्शन आप यूज करते हैं इस काम को करने के लिए। तो फुल फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास करेंगे, पहला आर्गुमेंट आपका साइज होगा, दूसरा आर्गुमेंट आपका इनिशियल वैल्यू होगा। तो आपने यहाँ पर अपना साइज कर दिया, मान लीजिए 5, और इनिशियल वैल्यू मान लो आपने कर दी 10। तो एक एरे बनेगा जिसमें 5 एलिमेंट होंगे और हर एलिमेंट की इनिशियल वैल्यू 10 होगी। बाद में आप बदलना चाहो बदल लो, मना थोड़ी है। अब तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं 0 कर दूं, तो फिर तो ये उसी के बराबर हो जाएगा, जीरो के।
1 के बराबर होगा, हमने कहा हाँ। तो फुल फंक्शन से 0 और 1 वाला काम भी कर सकते हैं, है ना। कोई और तरीका, हमने कहा एक और। कितने हो गए अब तक? 1 2 3 4 5 तरीके पढ़ा दिए मैंने अब तक आपको एरे बनाने के। छठा तरीका देखो, np डॉट लीनियर स्पेस। तो लीनियर स्पेस नाम का फंक्शन है, मतलब फंक्शन नाम है लिन स्पेस, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लीनियर स्पेस। तो लिन स्पेस फंक्शन हमसे 3 चीजें मांगता है। पहली चीज, जो एरे बनेगा उस एरे का पहला एलिमेंट आप क्या चाहते हो बताओ। हमने कहा एरे का पहला एलिमेंट आप 5 करते हो, बताओ एरे का आखिरी एलिमेंट क्या चाहते हो। हमने कहा 50 कर दो। दोनों इंक्लूसिव है, 5 भी इंक्लूसिव है, 50 भी इंक्लूसिव है। तो एरे के अंदर 2 एलिमेंट आ गए, पहला एलिमेंट 5 और आखिरी एलिमेंट 50। अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ साइज क्या रखना है, एरे का साइज क्या रखना है। एरे का साइज क्या रखना है, हमने कहा एरे का साइज रख दो मान लो 10। तो अब ये बताओ कि एरे में 10 वैल्यू आनी चाहिए। पहली वैल्यू 5, आखिरी वैल्यू 50, 2 वैल्यू फिक्स हो गई, 8 वैल्यू और आएंगी बराबर बराबर अंतराल की। कौन सी आएंगी, लगाओ गणित कि 5 के बाद अगला नंबर क्या है, उसके बाद अगला नंबर क्या है, कि टोटल 10 नंबर हो जाए। पहला नंबर 5 रहे और आखिरी नंबर 50 रहे। अपने आप वो डिसाइड करके एरे बना दो, 5 5 के गैप पर रख दो। ये मत कहना सर ये तो रेंज और ए रेंज की तरह ही है, वहां पर हम इंटरवल बताते हैं, यहां हम इंटरवल नहीं बता रहे हैं, यहां पर हम साइज बता रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरवल कंप्यूट कर लेंगे। तो सोचो अगर मैं 10 की जगह 20 कर देता, तो अब टोटल 20 एलिमेंट चाहिए, जिसमें 2 तो मैंने बता दिए, पहला ये और 20वां ये। 18 एलिमेंट और देखो बराबर बराबर इंटरवल पे कैसे आएंगे, अपने आप देखेगा। मैंने कहा जी 200 चाहिए, ये लो। मैंने कहा 500 चाहिए, ये लो। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिन स्पेस फंक्शन, लीनियर स्पेसिंग फंक्शन, इसको स्टार्ट की जगह लो वैल्यू और हाई वैल्यू, और यहाँ पर हम साइन, लो हाई बोथ इंक्लूसिव। और तीसरा वाला है साइज। लिन स्पेस में अगर मैं साइज पास ना करूं तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 50 होती है, डिफॉल्ट साइज इसका 50 होता है। 50 के हिसाब से इसने क्या करा होगा, अपने आप डिवाइड कर दिया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, 100 कर दूं, फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल 50 एलिमेंट आए होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 एलिमेंट। ठीक है, तो जब मैं साइज नहीं दूंगा लिन स्पेस में, तो डिफॉल्ट साइज की वैल्यू क्या है, 50। 8वां तरीका देखो, 7वां 8वां जो भी है देखो। नंपाई के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम। एक तो रैंडम मॉड्यूल आपने पाइथन में देखा, स्टैंडर्ड पाइथन में देखा। एक नंपाई के अंदर भी सब मॉड्यूल है जिसका नाम रैंडम है। लगभग एक जैसा काम करता है, बस इसमें थोड़ी फीचर ज्यादा है, वहां फीचर कम है। ठीक है, तो नंपाई के अंदर एक सब मॉड्यूल है रैंडम,
और इस रैंडम सब मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। रैंड इंट फंक्शन आपसे 3 चीजें पूछेगा, लो वैल्यू, हाई वैल्यू और यहां पर साइज। तो सर इसमें और उसमें क्या फर्क है? फर्क है यहां पर हम यहां पर ये बता रहे हैं कि भाई मुझे ना 10 एलिमेंट कंटेन करने वाला एरे चाहिए, साइज कर दिया 10। अब वो जो 10 वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी होंगी? रैंडमली जनरेट होंगी, हमें नहीं पता कौन सी होंगी। वो रैंडमली जो जनरेट होंगी वो किस टाइप की होंगी? इंटीजर टाइप की होंगी। तो सर ऐसा हो सकता है कि एक वैल्यू 5 हो और एक वैल्यू 50 लाख हो। हमने कहा इसीलिए आपको क्या बताना है? अपनी रेंज बतानी है कि रैंडमली जनरेटेड इंटीजर कंटेन करने वाला एरे बनेगा जिसका साइज 10 होगा, लेकिन जो रैंडमली जनरेटेड इंटीजर होंगे उनकी आप रेंज बता दो, उसी रेंज के अंदर रैंडमनेस होगी, उसके बाहर नहीं होगी। तो मैंने कह दिया भाई 1 से लेकर 100 तक। तो अब 1 से लेकर 100 तक के बीच में या इंक्लूसिव, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि ये रेंज इंक्लूसिव है या हमारा एक्सक्लूसिव है। तो क्या कह रहा है हमारा? लो इंक्लूसिव है और हाई कैसी है मेरी? एक्सक्लूसिव। मतलब 1 जनरेट हो सकता है एरे के अंदर लेकिन 100 जनरेट नहीं होगा। तो 1 से लेके 99 के बीच में कोई भी 10 नंबर आ सकते हैं और रिपीट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कोई नंबर 2 बार आ जाए। आया कोई नंबर 2 बार? ऐसा हुआ? दोबारा देखो, कुछ और आ गया, आ गया। ठीक है, अगला तरीका देखो। सर यही खेल करना है लेकिन इस बार रैंडमली फ्लोटिंग नंबर कंटेन करने वाला एरे चाहिए। तो रैंड इंट की जगह लगा दो यूनिफॉर्म। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी आपने एक तरीका में एक बंडी एरे बनाने के हमें 8-10 तरीके जो थे बता दिए, और भी रह गए, अभी पढ़ेंगे अभी, है ना। अब पहले मैं आपको 2D एरे बनाना सिखा दूँ, है ना। 2D एरे कैसे बनेगा, फिर 3D एरे बनाना सिखा दूंगा। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। पहले एरे को कंप्लीट कर लेते हैं कि बनता कैसे। तो बंडी एरे बनाने के इतने तरीके हमारे हो गए। अब एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक से लेकर और मान लीजिए 500 तक के नंबर स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं इसे लिस्ट में भी स्टोर कर सकता हूं। भाई लिस्ट में ये थोड़ा ना रूल कि अलग अलग टाइप के रखने ही पड़ेंगे आपको, तो फैसिलिटी रख सकते हो। अगर मैं लिस्ट में सब सिमिलर टाइप के रख दूंगा तो भी तो सही है।
एरे में रूल है कि सिमिलर टाइप के रखने ही पड़ेंगे आपको, नहीं रखोगे तो कर दिए जाएंगे, और नहीं हो पाए तो एरर आ जाएगी। बट लिस्ट में तो अलाउड है, अलग अलग टाइप के रख सकते। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे सेम पर्पस के लिए एंटी एरे यूज करना हो और सेम पर्पस के लिए मुझे लिस्ट यूज करनी हो, तो कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? इट मीन क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ सकते हैं कि मैं कोई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूं जिसमें लिस्ट भी यूज हो सकती है बिना किसी एरर के, और एंटी एरे भी यूज हो सकता है बिना किसी एरर के। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। वो वाला पॉइंट अभी हम अलग कर देते हैं कि वो सिमिलर है और वो हेट्रोजीनियस है ना। तो जहां पर हम सिमिलर लेकर चल रहे हैं उसी पर डिफरेंस को समझना चाहते हैं, तो उसका डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई, एक्स नाम से एक लिस्ट बनाई, और ये मैंने रेंज फंक्शन का यूज करके, मान लो इसमें मैंने 5,000 वैल्यूज स्टोर कर ली। इसके अंदर 5,000 एलिमेंट आ गए, 0 से लेकर 4,949 तक। आगे सारी वैल्यूज है, प्रिंट नहीं करनी है, बस दिखा दी मैंने एक एरे बनाया सेम, 0 से लेकर 4,949 वैल्यू स्टोर करने का मैंने एक एरे बनाया। सेम एरे बनकर आ गया हमारा। अब मेमोरी कंजप्शन हमारा लिस्ट में ज्यादा होता है, एरे में कम होता है। अगर सेम पर्पस पर आप डिफरेंस देखेंगे तो मैं बोलूंगा एरे अच्छा है, क्योंकि एरे में मेमोरी कंजप्शन कम होता है। उतने ही एलिमेंट लिस्ट में रखोगे तो एरे कंजप्शन ज्यादा होगा। साबित करके दिखाओ। क्योंकि आउटपुट देखने से कैसे पता चलेगा कि आपकी बात सही है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिस नाम का एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर। सिस मॉड्यूल से हम मेमोरी साइज को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो। तो सिस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। गेट साइज ऑफ में आपने लिस्ट पास करनी, तो क्या करेगा, लिस्ट का साइज लेकर आएगा, बाइट्स में लेकर आता है। तो जो नंबर आएगा लिखकर वो जीबी केबी एमबी नहीं है, उसको बाइट में कंसीडर करना है। और एरे का भी मैंने साइज निकाला। देखो सेम एलिमेंट हमारे लिस्ट में रखे हैं मैंने, सेम एलिमेंट मैंने एरे में रखे हैं। दोनों का मेमोरी कंजप्शन मैंने पूछा कि दोनों का मेमोरी कंजप्शन क्या होगा। ठीक है, लगभग आधे का डिफरेंस आ गया। वहां 40,000 बाइट्स का यूज हो रहा है और यहाँ पर 30,000 बाइट्स का यूज हो रहा है। तो एरे में आधी मेमोरी लगी है बस उतने ही डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अगर आपके पास सेम प्रॉब्लम के लिस्ट भी सॉल्यूशन है और एरे भी सॉल्यूशन है, एरे के साथ चाहिए, लिस्ट को छोड़ दीजिए। लिस्ट के साथ तभी जाइए जब मजबूरी हो। मजबूरी कब होगी, जब हेट्रोजीनियस डेटा का मुझे स्टोरेज चाहिए एक ही लिस्ट के अंदर, इंटीजर चाहिए, फ्लोट भी चाहिए, स्ट्रिंग भी चाहिए, तो शायद लिस्ट आपका। ये आउटपुट वेरी कर सकता है। आपके कंप्यूटर पे जरूरी नहीं है सेम फिगर आए, जो भी फिगर आएगा उसमें डिफरेंस फील हो सकता है। हो सकता है आपके 5,000 और 2,500 आ जाए, हो सकता है आपके में 6,000 और 4,000 आ जाए। डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर में क्या चल रहा है, रैम के अंदर क्या रखा हुआ है, आपका कितना कौन कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा वर्जन है, ये मैटर करेगा। लेकिन ये बिल्कुल देखेगा आउटपुट में कि हाँ सर डिफरेंस है। नंबर को मत जाना कि नंबर 40,000 आया कि 50,000 आया कि 60,000 आया, मेमोरी साइज कितना आया वो मत देखना, मेमोरी साइज में डिफरेंस आया ये देखना। हर किसी के लैपटॉप पर ये आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन डिफरेंस होगा ये श्योर है। तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया कि अगर हम सेम पर्पस की बात करते हैं,
इन जनरल कोई आपसे पूछे भाई लिस्ट और एनडी एरे में क्या डिफरेंस है, एनडी एरे बोलो या नंपाई एरे बोलो, एक ही बात। नंपाई एरे कॉन्सेप्ट का नाम हो गया, एनडी एरे डेटा टाइप का नाम हो गया। तो ज्यादातर लोग नंपाई एरे के नाम से जानते हैं। तो अब लिस्ट और एरे का डिफरेंस कोई आपसे पूछता है तो पहला डिफरेंस, लिस्ट में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो सीक्वेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, जबकि एनडी एरे के अंदर सीक्वेंस ऑफ एनी की जगह क्या लगा दो, सिमिलर टाइप ऑफ। दूसरा डिफरेंस जो भी ताजा ताजा देखा है, नीड एक्स्ट्रा मेमोरी। देन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें, इसलिए कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है देन लिस्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ऐसा होता क्यों है, मतलब ध्यान से सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि मुझे अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ रखूं चाहे यहाँ रखूं, मेमोरी तो सेम लगनी चाहिए। यहाँ कम क्यों लग रही है, यहाँ ज्यादा क्यों लग रही है, जबकि वैल्यू वही है। भाई 10 को अगर मुझे स्टोर करना है तो जितना मेमोरी चाहिए उतनी तो चाहिए, फिर ये मेमोरी का डिफरेंस आ क्यों जाता है, इसका आंसर समझिए। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा वाला जो पॉइंट है, इस दूसरे वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। लिस्ट में अगर आपने कुछ एलिमेंट स्टोर करे हैं तो आपको लगता है कि आपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट को स्टोर किया है, लेकिन एलिमेंट स्टोर लिस्ट में नहीं हो। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, तो आपको लगेगा 10 यहाँ पड़ा हुआ है, 20 यहाँ पड़ा हुआ है, 30 यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। 10 कहीं और पड़ा होगा मेमोरी के अंदर, 20 कहीं और पड़ा होगा, 30 कहीं और पड़ा होगा। ये है 10, ये है 20, ये है 30, और इनके जो एड्रेस हैं, 10 का जो एड्रेस है वो यहाँ पर होगा। तो लिस्ट कभी भी एक्चुअल एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर नहीं करती है। लिस्ट में जो एलिमेंट हैं उनके एड्रेस आकर स्टोर होते हैं। तो इनका जो मेमोरी कंजप्शन, देखो लिस्ट का मेमोरी कंजप्शन जो हुआ वो तो हुआ, साथ में ये अलग स्टोर हो रहे हैं, इनकी मेमोरी भी लग रही है और इनके एड्रेस को भी स्टोर किया जा रहा है। यानी कि लिस्ट जो एलिमेंट है उसको अलग मेमोरी में स्टोर करती है, उनके एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करती है। जबकि अगर हम ये पिक्चर एरे में बना दें, एरे के अंदर अगर मैं यही एलिमेंट रख दूं 10, 20, 30, एरे एक्चुअल एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है, उनके एड्रेस को स्टोर नहीं करता। तो एरे
के अंदर एलिमेंट के एड्रेस स्टोर ना होकर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होते हैं, इससे मेमोरी कंजप्शन कम होता है। तो क्यों लिस्ट में ज्यादा स्पेस चाहिए होता है? सेम एलिमेंट को स्टोर करने के लिए देन एरे, उसका पिक्चर आपके सामने है। लिस्ट एक्चुअल एलिमेंट को स्टोर ना करके एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करती है, जबकि एरे एक्चुअल एलिमेंट को स्टोर करता है। ये बात जब हमारी समझ में आ जाती है तो हम रौसम से पूछ सकते हैं कि रौसम आपने ऐसा क्यों करा? लिस्ट में एक्चुअल एलिमेंट ही रख देते, मेमोरी बच रही थी बचा लेते, क्यों लगा रहे हो ज्यादा मेमोरी? एरे जिसने बनाए उसने सोचा, उसने बचा ली मेमोरी। चलो आपने नहीं सोचा पहली बार में, अगली बार अगला वर्जन बनाया तो सही कर दो, क्या दिक्कत है? गलती तो इंसानों से होती रहती है, अगले वर्जन में सही कर दो। फिर भी आज भी लिस्ट में सही नहीं कर रहे हैं, क्यों? आज भी लिस्ट ऐसी चल रही है, जबकि पता है कि ज्यादा मेमोरी लग रही है, सब कुछ पता है, फिर भी चल रहा है ऐसे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला वाला पॉइंट कह रहा है एनी टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं। इमेजिन करो, ये 10 होता, ये स्प्रिंग होता, ये फ्लोट होता। अगर मैं लिस्ट के अंदर अगर मैं लिस्ट के अंदर अलग अलग एलिमेंट को स्टोर करूं, 10 ये आ गया। अब मुझसे कहा गया इसी के अंदर स्टोर करो स्प्रिंग। स्प्रिंग कितनी बड़ी है? स्प्रिंग तो स्प्रिंग है, कितनी बड़ी भी हो सकती है। ये लो, उसके बाद अब आप इसमें कुछ और रखो। अब जो रख रहे हो पता नहीं वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये बताओ, लिस्ट के अंदर जो 3 ब्लॉक बने, क्या ये सेम साइज के हो पाएंगे? अब क्योंकि एक इंटीजर है, इंटीजर का मेमोरी कंजप्शन अलग होता है, स्ट्रिंग का मेमोरी कंजप्शन अलग होता है, फ्लोट का अपना अलग होता है। तो जब भी लगातार वैल्यूज रखी जाती हैं तो उनमें रूल होता है कि वो लगातार वैल्यू जो रखी जा रही हैं वो बराबर बराबर मेमोरी कंज्यूम करेंगी, तब लगातार रखी जा सकती हैं। अगर ये अलग अलग साइज कंज्यूम करें तो इनको लगातार मेमोरी में नहीं लाया जा सकता, इनको एक सीक्वेंस में नहीं रखा जा सकता। अब लिस्ट का नेचर है कि लिस्ट में इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट सब आ सकता है। अगर लिस्ट एक्चुअल एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर कर ले तो ऐसी पिक्चर बन जाएगी, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक साइज अलग अलग हो गए लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखो, किसी का 2 BHK का फ्लैट है, किसी का 4 BHK का फ्लैट है, किसी का विला है, अथॉरिटी में एड्रेस जो होगा उसका साइज सबका अलग अलग होगा। A42, A43, A45। एड्रेस का साइज कैसा होता है? हमेशा सेम। उस एड्रेस पे वैल्यू कितनी बड़ी रखी है कितनी छोटी रखी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिस्ट में मुझे ऐसा स्टोर करना है जो सेम साइज का हो। कैसे? तो आइडिया आया कि वैल्यू कहीं और रखते हैं। अब वो वैल्यू छोटी है, बड़ी है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, जितना मेमोरी चाहिए उसको दे दो, लेकिन उसका जो एड्रेस है वो स्टोर कर लो। और जितने भी एड्रेस होंगे वो सब कैसे होंगे? हमारे एक जैसे होंगे। इसीलिए लिस्ट के अंदर क्या स्टोर किया जाता है? एड्रेस। अब आ जाओ एरे का। अब ये बताओ, एरे के अंदर हर एलिमेंट कैसा होगा? सिमिलर। अगर एक इंटीजर है तो दूसरा भी कौन होगा? इंटीजर। तीसरा भी कौन होगा? इंटीजर। तो गारंटी है कि हर ब्लॉक अगर एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर ले तो सेम साइज का ही होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज कैसी हैं? एक जैसी। या तो सारे इंटीजर हैं या सारे फ्लोट। मुझे नहीं पता कि जो मैंने अभी पढ़ाया पिछले 10 मिनट में आपको कितना समझ में आया, बट मेरा काम था पढ़ाने का, मैंने पढ़ाया, है ना? क्योंकि ये सारी बातें अगर आप नहीं भी जानोगे तो आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन बातों को बिना जाने भी बहुत अच्छे डेवलपर बन जाओगे। चलिए, आप बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते तो ऊपर ही रहना चाहते हो, ऊपर ऊपर से तैरना चाहते हो, तो ये लाइन आपके लिए सही है कि लिस्ट में मेमोरी ज्यादा लगती है, एरे में मेमोरी कम लगती है। मैंने आपको आंसर दिया क्यों का, कि ऐसा क्यों होता है। अगला पॉइंट,
रिकॉर्डिंग घर जाके 4 बार देखोगे तो साइड समझ में आ जाएगी। मुझसे बोलो 4 बार समझा दो तो एक ही बात है, क्योंकि जो मैंने अभी बोला है फिर मैं दोबारा वही बात बोलूंगा। घर जाके रिकॉर्डिंग को 4 बार बैक कर करके देख लेना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर से पॉइंट समझ में आएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, लिस्ट और एरे के डिफरेंस में। हमारा जो लिस्ट है ये स्टैंडर्ड पाइथन का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन, जबकि एनडी एरे नमपाई का पार्ट है। हमें नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं हुआ, बस ये तो एक है ना पेज भरने वाली बात हो गई एग्जाम में। अब अगला डिफरेंस जो टेक्निकल होगा वो ये, लिस्ट में डज नॉट सपोर्ट बूलियन स्लाइसिंग। लिस्ट सिर्फ हमारा इंटीजर स्लाइसिंग सपोर्ट करती है, बूलियन स्लाइसिंग सपोर्ट नहीं करती, जबकि एनडी एरे में सपोर्ट होता है। ये बूलियन स्लाइसिंग क्या होती है मैंने आपको भी नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं, अभी पढ़नी है हमें इसे, तो अभी डिफरेंस चल रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग। ये नामी ग्रामी टर्म है जो आपको समझने होंगे, पढ़ने होंगे। इंटरव्यू में जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं, ये नीचे के दोनों पॉइंट मैंने आपको भी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ने हैं अभी हम, बट डिफरेंस को पूरा कर देते हैं। आखिरी डिफरेंस, पुअर सपोर्ट स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशंस हैं उनकी सपोर्ट बहुत पुअर है, ठीक है, लिस्ट के पास। बट एनडी एरे के अंदर हमारा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन को बेटर वे में इंप्लीमेंट किया गया है। बेटर सपोर्ट और स्टैटिस्टिकल, ये भाई हमारे लिस्ट और एनडी एरे में डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो अगर आपके कॉलेज के सिलेबस में नमपाई और पाइथन का सब्जेक्ट होता तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता हर एग्जाम कि लिस्ट और एनडी एरे में क्या डिफरेंस। तो नीचे के जो 3 ऑपरेशंस हैं ये अभी हमने पढ़ने बाकी हैं, इनको अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको।
चलिए आगे चलते हैं और एरे बनाने 2D एरे बनाने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेम पहला तरीका np डॉट एरे, np डॉट एरे, और इसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर दीजिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर दीजिए। मैंने कर दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो जितनी भी नेस्टेड लिस्ट हैं वो रोज बनेंगी, और उन नेस्टेड लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने कॉलम बनेंगे। तो इस तरह की लिस्ट ऑफ लिस्ट से, या लिस्ट ऑफ टपल, या टपल ऑफ टपल, या टपल ऑफ लिस्ट, चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ये वर्ड बोल देते हैं कि यहाँ पर आप सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस लिखिए जिसमें जो नेस्टेड सीक्वेंसेस हैं वो सेम साइज की होनी चाहिए। तो क्या बनकर आ जाएगा, नंपाई 2D एरे। और नंपाई 2D एरे को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो पूरा मैट्रिक्स वाला फील आपको आउटपुट में आएगी। 3 रोज 2 कॉलम, जितनी नेस्टेड लिस्ट है उतनी रोज, और जितने उसमें वैल्यूज थी वो उतने कॉलम। टू डी एरे बनाने का एक और तरीका ध्यान रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू पूछा गया था, अच्छा याद आ गया मुझे। क्या हर 2D एरे मैट्रिक्स है? जितने भी 2D एरे होते हैं क्या सबको मैट्रिक्स नहीं? हमने कहा नहीं, मैट्रिक्स एक 2D एरे है, लेकिन हर 2D एरे मैट्रिक्स नहीं होता। अब सर ये बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 2D एरे मैट्रिक्स भी हो सकता है और 2D एरे जैक्ड एरे भी हो। एक और होता है जिसका नाम है जैक्ड एरे। क्या डिफरेंस है? ये भी 2D एरे है और मैट्रिक्स भी 2D एरे है। डिफरेंस है अंदर वाले एरे का साइज। जैक्ड एरे में अंदर वाले जो एरे होते हैं अलग अलग साइज के हो सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स एक ऐसा 2D एरे है जिसके अंदर वाले एरे सेम साइज के। तो हर 2D एरे मैट्रिक्स नहीं होगा, सिर्फ उन 2D एरेज को मैट्रिक्स कहा जाता है जिनके अंदर वाले एरे का साइज सबका कैसा हो, सेम, उसे मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सबके अलग अलग साइज हैं, जो अंदर वाले एरे हैं उनका सबका अलग अलग साइज है, तो 2D एरे वो जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा 2D एरे मैट्रिक्स ना कहलाकर क्या कहलाता है, जैक्ड एरे। JAGGED, जैक्ड एरे। नंपाई में जैक्ड एरे नहीं होता, नंपाई में मैट्रिक्स होती है। नंपाई 2D एरे हमेशा क्या बनेगा, हमेशा हमारा मैट्रिक्स बनेगा। सी में, जावा में 2D एरे दोनों तरह के होते हैं। सी में 2D एरे जैक्ड एरे भी होता है और 2D एरे मैट्रिक्स भी होता है। जावा में 2D एरे जैक्ड एरे भी होता है और मैट्रिक्स भी होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, यहाँ पर मैंने एक ही रख दिया, तो अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब ये जैक्ड एरे। मैंने क्या बोला कि नंपाई में जैक्ड एरे नहीं होता है, तो फिर एरर है क्या ये? नहीं, अभी बंडी एरे बन गया। और उस बंडी एरे का हर एलिमेंट कौन है, एक लिस्ट। तो एक ऐसा एरे बन गया जिसका हर एलिमेंट कौन है, एक लिस्ट। पहला एलिमेंट लिस्ट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। और क्या आ गई यहाँ पर, एक वार्निंग आ गई कि शायद आप ऐसा करना नहीं चाहते होगे, हो सकता है गलती से हो गया, क्योंकि कुछ सेंस नहीं है, क्योंकि नंपाई में जैक्ड एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, बंडी एरे बन गया। देखो, जिस बंडी एरे के 3 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट एक लिस्ट, अब वो लिस्ट है तो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, ये एक लिस्ट, ये एक लिस्ट। चलिए एक और तरीका, नंपाई के अंदर जो जीरोस नाम का फंक्शन है, इसमें हम अपना साइज जब पास करते थे तो डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन अगर मैं साइज को एक टपल में लिख दूं तो उसमें मुझे बताना है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये रो और कॉलम होता है। तो जो टपल आप पास करते हैं तो वो हमारा
एक मैट्रिक्स को बनाने का काम करेगी। अगर बिना टपल के आप सिंगल वैल्यू लिखेंगे तो बंडी एरे का साइज होगा। तो एक एरे बनेगा जिसमें 12 एलिमेंट होंगे, 3 रो 4 कॉलम, और 12 के 12 एलिमेंट किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, 0। बंस फंक्शन बिल्कुल सेम, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। फुल फंक्शन इसी की तरह से है। फुल फंक्शन में आपको बताना है अपनी इनिशियल वैल्यू बतानी है। तो रो कॉमा कॉलम टपल के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हमारी इनिशियल तो मैट्रिक्स बनाने के ये 3 तरीके वो, और एक लिस्ट ऑफ लिस्ट वाला 4 तरीके। np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, इससे बन जाएगा 1 से लेके 99 तक के रैंडमली इंटीजर जनरेट करो, और यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम बना दो। तो 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी, 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी, जिसका हर एलिमेंट इस रेंज में इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरह से यूनिफॉर्म वाला भी खेल है। एक और फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज होगा, जिसका नाम है आई। आई का मतलब आंख होती है, सही बात है। आई का मतलब यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका मेन डायगोनल 1 होता है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, आप बताओ, आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है वो कितने बाई कितने की बनानी है? मैं अगर 3 बाई 3 बना, तो इसमें टपल नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपको रो कॉलम बताना है। तो 3 बाई 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। और भी डायगोनल हमने कहा, ये भी तो डायगोनल होगा, बहुत सारे हो सकते हैं डायगोनल। हिंदी में कहते हैं विकर्ण, यह मेन डायगोनल। चलिए, तो आज हमने एरे क्रिएट करने सीख लिया, आज इतना रखेंगे। कल मिलेंगे, कल हम एरे पर और ऑपरेशंस करना सीखेंगे, या और तरीके सीखेंगे एरे बनाने के।